Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उसी प्रोसेस में एज अ हेल्प सपोर्ट मटेरियल का आज हमारा सेकेंड डिस्कशन है चैप्टर 2 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि साथ साथ हमें वो भी डिस्कस करना है केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो आज के शॉर्ट वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू को कवर किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे उसमें हम मेनली केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। आप कॉन्टिन्यूसली एनसीईआरटी के साथ साथ सपोर्ट मटेरियल पे ये जो वीडियो लेक्चर इसके थ्रू अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में 20+ मार्क्स के क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग केस स्टडी पे ही बेस्ड होगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। ओके तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, रेफरेंस मैंने सपोर्ट मटेरियल का ही लिया है कि जो भी क्वेश्चन आजकल एनसीईआरटी से बाहर के आ रहे हैं वो सपोर्ट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आने का चांस रहेगा आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 इज। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की pH यदि फाइंड करना है, नर्स इक्वेशन जो हाफ सेल रिएक्शन के लिए था वो कुछ ऐसा था, E0 H + H2 - 0.0591 अपॉन n log Kc। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी इक्वेशन क्या है, 2H + aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। इसमें हम Kc की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन H + पावर 2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻−10, क्योंकि जब pH की वैल्यू 10 है तो कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन की कितना हो जाएगा, 10⁻−10 m, राइट। यदि ये pH 5 होता तो 10⁻−5, pH 9 होगा 10⁻−9, तो 10⁻10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻20, जो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 20। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या है, एज वी ऑल नो 0.00 - 0.0591, n की वैल्यू क्या है 2 और log Kc 10⁻20 - 0.0591 अपॉन 2 log m⁻n रूल से जो पावर है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और log 10 की वैल्यू क्या है 1, 2 से ये 10 टाइम्स और 10 से मल्टीप्लाई करोगे -0.591 वोल्ट। अब कौन से ऑप्शन में -0.591 है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि H2O को O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड को O2 में हमें ऑक्सीडाइज करना है। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आप कैसे करोगे, 2H+ और चार्ज की बैलेंसिंग 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल, एंड 2 मोल इज इक्विवेलेंट टू 2 फेराडे, 2 × 96500 कूलम। 1 फेराडे की वैल्यू है 96500 कूलम, बट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 96487। तो हम इससे ही सॉल्व कर दें, आएगा 193,000 और साइंटिफिक नोटेशन में 1.93 × 10⁻5 कूलम। तो 1.93 10⁻5 कूलम, ये ऑप्शन सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज की सिग्निफिकेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो तीनों सिग्निफिकेंस लिखने को ही आ जाता है, बट वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, सॉल्ट ब्रिज में क्यों यूज हो रहा है, इट फॉर्म्स अ गुड जेली विद अगर नो, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये यस है बट ये रीजन नहीं है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, गुड कंडक्टर है, बट मेन रीजन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आयनिक न्यूट्रलिटी का काम करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा कैटायन और एनायन कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ में फॉर्म होगा उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पे है। तो जब माइग्रेशन फैक्टर्स में मेन होगा कि K+ और Cl- का जो माइग्रेशन फैक्टर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बेस्ट रहेगा यदि आप अगर जेली के साथ KCl यूज करते हो इन सॉल्ट ब्रिज। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखो किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉजिटिव हो, मतलब इसकी वैल्यू
1 से ग्रेटर, और ई नॉट सेल भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यदि ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, -2.303 RT log KC। तो यदि KC की वैल्यू 0 है या नेगेटिव तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KC भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है डेल्टा जी नेगेटिव, K ग्रेटर देन 1 और ई नॉट सेल पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन में, राइट। तो आपको थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है और याद भी रखना है कि यदि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 पे इक्विलिब्रियम आएगा। वैसे इक्विलिब्रियम पे EMF भी क्या हो जाता है, 0, ये भी याद रखना, ई सेल और EMF इज 0। If a salt bridge is removed between the half cell, the voltage become, देखो सॉल्ट ब्रिज करता है क्या है, सेल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। यदि हमने सॉल्ट ब्रिज को ही हटा दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो वोल्टेज मिल रहा था वो ड्रॉप होके 0 पे पहुंच जाएगा, मतलब सेल वर्किंग नहीं रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे डायरेक्टिंग करंट, तो कैटायन गेट डिपॉजिटेड टू कैथोड और एनायन डिपॉजिट होगा एनोड पे, और इस फेनोमेनन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पे फैराडे के 2 लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फैराडे लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- परमैग्नेट आयन टू MnO2। MnO4- में Mn पे चार्ज क्या होगा, x -8 -1 x इक्वल प्लस का 7, और MnO2 में क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल 0 x इक्वल प्लस का 4। अब देखो बहुत ही सिंपल है, Mn पे चार्ज 7 प्लस से 4 प्लस, इस रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन मींस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे। तो 3 मोल कितने फैराडे की इक्वल होगा, 3 फैराडे। यदि कूलम में पूछा जाता तो 3 × 96500, बट आंसर फैराडे में ही है, 3 फैराडे का ऑप्शन यहाँ गिवन है, हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं हिंट करता हूँ, इसका कैलकुलेशन करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल है, देखो 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। इनकी वैल्यूज गिवन है कैप0 m की, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, हमें फाइंड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कैप0 m वैल्यू। तो हमें लाना क्या है, देखो हमें क्या चाहिए, NH4+ एंड OH-, यहां से NH4+ मिल जाएगा और NaOH से OH-, बट एक्स्ट्रा टर्म इसमें क्या है, Cl और Na। इट मीन्स कि NaCl की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को प्लस करो तो NH4+ और OH-, NH4OH आपको मिल जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा टर्म है, कौन कौन से एक्स्ट्रा टर्म है, Na और Cl, वो इसके सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा। इट मीन्स हिंट क्या है, 129.8 प्लस 248.1, ये प्लस करना है और जो भी वैल्यू आएगी इससे आपको माइनस कर लेना है 126.4। इसके बाद इनमें से कोई ना कोई एक रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इन अ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, जो डेल्टा G0 है इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया, -NF E0 सेल, और मैक्सिमम वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, maximum work done is determined by negative delta G0 that will produce positive NF E0 cell। हालांकि ये रिलेटेड किससे है, गिव्स फ्री एनर्जी से, फ्री एनर्जी से, तो इस पे टिक कर लेंगे, बट वैल्यूज पूछा जाए तो -NF E सेल, E0 सेल आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयन फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन। तो हमें चेक करना है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कौन कौन से मेटल से कम है। मल्टीपल चॉइस में कई बार ऐसा भी होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पहला देखा यस एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, इस पर टिक कर दिया और नेक्स्ट पे चले गए। और भी ऑप्शन देखो, कॉपर, Fe, इसकी रिएक्टिविटी जिंक से कम है और सोडियम की हाइयर है। इट मीन्स कि इसमें A और D दोनों ही ऐसे मेटल हैं जिसको जिंक डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सभी ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार मल्टीपल चॉइस में ये मिस हो जाता है कि आपने पहला आंसर देखा, आपको सही लगा, आप कॉन्फिडेंट हो, उस पर टिक कर देते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हो। चारों ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया कि NF
ई नॉट सेल के इक्वल होगा, राइट। इसका जो आंसर है वो सपोर्ट मटेरियल में भी गलत दिया हुआ है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, और माइनस डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव एन एफ ई नॉट सेल, राइट। तो ध्यान से इसको टिक करना है। Which are not the following decrease with increase in concentration। अब डिक्रीज देखो, कंडक्टिविटी जो कापा है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज, इंक्रीज करने पे इंक्रीज, लेकिन कौन नहीं होता है, तो कंडक्टेंस भी और मोलर कंडक्टेंस भी, ये दोनों होगा। इस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, जिसमें क्वेश्चन था कि डिस्कस द वेरिएशन इन kappa and kapm conductivity and molar conductivity with dilution or by decrease in concentration। चैप्टर में बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, ये डाइल्यूशन वाला है। फिर why the potential of mercury cell remain constant throughout its life, ऐसे ही 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। 3 मेटालिक कैटायंस हैं जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू के बेसिस पे हमें रिड्यूसिंग पावर बताना है। देखो बहुत सिंपल है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, वाई की। उसके बाद मतलब हमें सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, तो -3.03, फिर उससे बड़ी वैल्यू -1.18 और सबसे बड़ी वैल्यू 0.52। तो y z x के टर्म में से हमें टिक कर लेना है। वैसे जो चार्ट गिवन है आप लोग जरूर चेक कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल का एक चार्ट गिवन है, उसके साइड में एरो बने हुए, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसको एक बार देख के आप कंक्लूजन से इसको समझ सकते हैं। हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया। 2-3 फॉर्मूले यदि आपको याद हो, एक होता है आर रो एल बाई ए, जी स्टैरिक एल बाई ए, आर बाई रो, आर कापा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को पाओगे कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे 2-4 फॉर्मूले हैं आपको जो याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कापा इक्वल क्या होता है, 1 बाई रो। ये वैल्यू पे पुट करके फिर आप लास्ट कंक्लूजन पे यहाँ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड Cu के हैं, मतलब एनोड कैथोड दोनों कॉपर का बना हुआ है। यहाँ भी देखो सबसे पहले तो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर का बना हुआ है तो एनोड मतलब कॉपर डिसॉल्व भी होता रहेगा एनोड पे और डिपॉजिशन कैथोड पे होता रहेगा। यदि दोनों मेटल कॉपर के हैं, ये कॉपर की रिफाइनिंग में भी हम यूज़ करते हैं, एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, प्लस माइनस, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है। तो एनोड कैथोड यहाँ से ये डिसॉल्व भी होता रहेगा और इस पर डिपॉजिट भी होता रहेगा। तो जो कैथोडिक प्लेट है वो थिकर होता जाएगा, एनोडिक वो थिनर होता जाएगा। ये मेथड हम कॉपर की रिफाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। एक्चुअली क्या होता है सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल का, यदि आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करो तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। रिमेन कांस्टेंट एक्चुअली कांस्टेंट होगा, बट आपने क्या किया कि इसमें चेंज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, तो वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। वैसे तो सेल कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट चेंज करेंगे तो उसके रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब चेंज होगी, तो सेल कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और केमिकल डिपॉजिट होता है कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। तो कौन से कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप बाहर से ज़्यादा वोल्टेज देने लग जाओगे, जितनी इसकी पोटेंशियल है उससे ज़्यादा, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल से ज़्यादा हो जाए, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। रिसेंटली किसी पेपर में ये आया भी था प्री बोर्ड के, तो इस पर ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। कौन सा पॉइंट सही नहीं है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। कौन सा सही नहीं है, एक्चुअली ये सही है क्योंकि पार्टिसिपेट ये नहीं करता। इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी चीज सही है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इन एंड आउट फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने SHE में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो प्लैटिनम यूज किया था। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन पे नहीं होता, इधर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन से ये भी सीखने को मिलता है कि बाकी 3 पॉइंट सही है, उससे नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। एक पॉइंट गलत था,
कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें टिक करना था, बाकी 3 करेक्ट हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को हम फिनिश करेंगे एमसीक्यू पे, और नेक्स्ट एक और शॉर्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर 2 का ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे, जिसमें हमारा डिस्कशन फोकस रहेगा केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे एंड असर्शन रीजनिंग पे। ज़्यादातर बच्चों को असर्शन रीजनिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें पैराग्राफ बिना पढ़े भी हम सॉल्व कर पाएंगे यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेटर हो। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी वाले में, उस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो असर्शन रीजनिंग या फिर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऐसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट, इसको E0 सेल बोलते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ, जब इधर नो करंट, नेग्लिजिबल करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट, तो जो वोल्टेज मिलेगा मैक्सिमम वो आपका E0 सेल रहेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ रहेगा। फिर जब सेल यूज करने लग जाएंगे तो पोटेंशियल थोड़ा अप डाउन होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल वाले टेबल से आप चेक कर सकते हैं। दिस रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो H+ की वैल्यू 0.00 वोल्ट है, मतलब वैल्यू ज़्यादा बिगड़ तो उसकी है। इट मीन्स कि ये जो रेडॉक्स कपल है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन से। और क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, ये डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें 2 चॉइस बी एंड डी दोनों ही करेक्ट हैं। आप एक बार चेक करना जाके एनसीईआरटी में जो टेबल बना हुआ है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, उसके नीचे कुछ नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, वो वैसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यदि किसी नेगेटिव वैल्यू वाले रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी नेगेटिव है उस इलेक्ट्रोड को आप हाइड्रोजन से कनेक्ट करो तो माइनस वाला एनोडिक बिहेवियर शो करेगा और ये कैथोडिक। लेकिन प्लस वाले से कनेक्ट कर दो तो हाइड्रोजन खुद एनोड बन जाएगा और प्लस जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? कैथोड। तो वो टेबल को एक बार स्टडी करना है, वैल्यूज याद नहीं रखना है बट स्टडी करना जरूरी है। आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग। एग्जाम के लिए तैयारी आप करते रहिए। वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। रिवीजन की जरूरत अभी बहुत ज़्यादा है इन टॉपिक्स पे, क्योंकि रिटन टेस्ट में जो भी जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स इसकी प्रैक्टिस सबने किया है। एनसीईआरटी में एक थोड़ी कमी है कि उसमें असर्शन रीजनिंग केस स्टडी नहीं है, वहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन इन वीडियो के थ्रू आपको मिलता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड all the best for your upcoming examinations. Follow and subscribe us for more.